अब आते हैं 13 क्वेश्चन पर। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। ठीक है, कोई 3 डिफरेंस बताने हैं, ये देखो। अब तो देखो, मोलारिटी क्या होता है और मोलालिटी। तो मोलारिटी क्या होता है कि इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मोलारिटी सीधा है, सॉल्यूशन से मतलब रखता है, पर ये है पार्शियलिटी करता है ये मोलालिटी। तो इज रिलेटेड टू मास ऑफ सॉल्वेंट ओनली, मतलब कि है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट पे से रिलेटेड होता है, और ये सॉल्यूशन से रिलेटेड होता है। ठीक। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट हैज नो इम्पोर्टेंस, मतलब कि इसको वॉल्यूम से मतलब रहता है, इसको वेट से कोई मतलब नहीं रहता सॉल्वेंट के। ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मीनिंगलेस, इसमें सिर्फ वेट मायने रखता है, वॉल्यूम मायने नहीं रखता मोलालिटी में। ठीक। चेंजेस ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगी, जिससे कि मोलारिटी भी चेंज होगी, तो वही चेंजेस ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। और मोलालिटी में क्या होता है कि नॉट अफेक्ट बाय टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसको तो सिर्फ सॉल्वेंट के वेट से मतलब है। ये देखो, ये लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट, वही। अब ये एक्सप्रेस्ड किसमें होते हैं, मोल पर लीटर, लीटर मतलब वॉल्यूम। ठीक है, और ये एक्सप्रेस होते हैं मोल पर केजी, केजी मतलब कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। खत्म। अब 14th वाला, इस्टेब्लिश वेंट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वेंट ऑफ इक्वेशन देना है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोलारिटी। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि अगर मोलारिटी ज़्यादा हुई सॉल्यूशन में, मतलब कि मोलारिटी ज़्यादा हुई सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब क्या है कि मोल से ज़्यादा होंगे किसके, सोल्यूट के। तो सोल्यूट के अगर मोल से ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। सही बात है, ज़्यादा लगेगा। किधर की साइड लगेगा, इधर। एक मिनट देखो, अगर इधर है सोल्यूट, है ना, और यहाँ पे बहुत सारा सोलवेंट, ये सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट है, और यहाँ पे प्योर सोलवेंट है, तो सोलवेंट कहाँ से यहाँ मूव करेगा। ठीक है, पर इसको रोकने के लिए हम इधर से एक ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा ना, उतना ज़्यादा यहाँ से सोल्यूशन सोलवेंट खींचा खींचा चले आएगा, तो उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये इक्वेट करके मतलब सीधे सीधे बैठे रहे, ये इसका काम करे। ये देखो, जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया ना, यहाँ से ये सब गायब हो जाए, और सब यहाँ से प्रेशर लग रहा है, लगातार। तो बस यही है कि जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा उतना ज़्यादा सोलवेंट मूव करेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, और जितना ज़्यादा मूव करेगा उसको रोकने के लिए उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो बस वही है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एन मतलब कि क्या होगा, एन मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और ये किसका है, मोलारिटी का। ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑल्सो, मतलब कि ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है। देखो, ये कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो ये एक कंटेनर बनाया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा कि इस साइड है ना सॉल्यूशन मान लेते हैं जिसमें कि सोल्यूट भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक प्योर सॉल्वेंट मान लेते हैं, है ना। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम अगर इसको हीट करेंगे हम पूरे को, ठीक है, हीट करेंगे। हम्म, तो जो क्या करेगा कि ये जो प्योर सॉल्वेंट है ना, ठीक है, तो ये हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ तो कंसंट्रेशन है ही नहीं सोल्यूट का। ठीक है, तो इसको लेवल में लाने के लिए इधर मूव करेगा, पर जितनी ज़्यादा हीट देंगे ना, उतनी ज़्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, तो ये फटाफट जाने की कोशिश करेगा और ये इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा टाइम मतलब कि ज़्यादा पहुंच जाएंगे एक समय में, बहुत सारे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनमें बहुत बढ़ जाएगी ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ठीक है, तो अगर इसको रोकना है तो उतना ज़्यादा हमको ऑस्मोटिक प्रेशर भी लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, तब जाके ये लेवल में आएगा, बराबर होगा। तो बस यही दिया हुआ है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, उतना ज़्यादा क्या होगा, इनका मूवमेंट होगा, ये इधर पास होंगे, और पास होने को जो रोकने के लिए है ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा जोर से दबाना पड़ेगा, तब जाके ये सीधे स्थिर रहेंगे। ये बहुत मस्ती हो रहे हैं तो। ठीक है।
अब ऑन कंसिडरिंग बोथ इक्वेशंस, अब दोनों इक्वेशंस को मिलाते हैं, ये मोलारिटी और टेम्परेचर वाली को, तो ये बनता है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह यहाँ एक कांस्टेंट लगा दिया है ना, तो ये क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर और टी। एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, ये गैस कांस्टेंट है, शायद इसको गैस कांस्टेंट ही बोलते हैं, है ना, ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और ये टेम्परेचर है। ठीक, तो इट इज वेंट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के लिए वेंट ऑफ इक्वेशन है ये। अब 15 पे, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज ये दिया हुआ है ना, और आर दिया हुआ है 0.0821 लीटर। दिया क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है हमको, है ना, 5% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, मतलब कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5% सॉल्वेंट ऐड है। ठीक है, मतलब 95 ग्राम सॉल्वेंट है एट 25 डिग्री सेल्सियस। बस सिंपल है, सारी चीजें दी हुई है, बस इसको फॉर्मूले में पुट करना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो 5% है ना, तो 5% लिख देते हैं इन 100, ऐसा लिखते ना कि 100 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखना है ना, हाँ सॉल्यूशन। तो देखो अपने पास वॉल्यूम भी आ गई है, 100 ml लिख लो इसको, वॉल्यूम को ml। ठीक है, हाँ, तो 100 ml ये आ गई है हमारे पास वॉल्यूम, पर इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/, मतलब कि 100/1000 करना पड़ेगा, 1/1000 करते हैं ना लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ वही। अब टेम्परेचर दिया हुआ है 25, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देंगे, 298 केल्विन। वेट तो वैसा का वैसा रहेगा 5 ग्राम। ठीक, तो अब वैसे की वैसे पुट कर देते थे, तो ऑस्मोटिक ये सब आ जाएगा मामला, ये और आखिरी में ये। ठीक है, ये आ गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 16 कि 12.5 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, पहले अंडरलाइन कर लेते हैं कि 12.5 ग्राम ऑफ यूरिया, है ना, इन 170 ग्राम ऑफ वाटर, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाज फाउंड टू बी, ये होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 0.63 केल्विन, और ये कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर के लिए 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो इसमें निकालना क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया निकालना है, सिंपल। देखो सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, कि ये मोलिकुलर मास इज इक्वल टू, ये होता है फॉर्मूला, देखो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये फॉर्मूला, एक मिनट में अंडरलाइन कर देता हूँ, ये देखो ये और ये होता है, ये दोनों को मिला के, मतलब कि ये होता है किसका फॉर्मूला है, ये मोलालिटी का फॉर्मूला है ये, और ये देखो मोलालिटी का हो जाएगा, तो ये T इज इक्वल टू वो, हाँ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू मोलालिटी होता है, तो उसको ही बना के ये वाली फॉर्मूला बना था, थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था हमने, है ना, थोड़े मतलब पहले क्वेश्चंस में। तो ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो मोलिकुलर मास था ये यहाँ पे नीचे था, और ये जो टी था ये यहाँ पे था, तो इनको इंटरचेंज कर दिया। अब क्या हमारे पास वैल्यूज ये सब है, ये सारी की सारी दी हुई है, तो यहाँ पे पुट कर देते बिना टेंशन के। ये देखो 1000 की जगह 1000, अब केबी की वैल्यू क्या दी है 0.52 ये रही। ठीक है, और वेट दिया हुआ है 12.5 ग्राम सोल्यूट का, तो ये रहा सोल्यूट का वेट 12.5 ग्राम। अब 0.63 ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि ये देखो ये देखो ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये वही है चेंज इन टेम्परेचर, तो 0.63 केल्विन है। ठीक, अब इनटू में 170, अब ये 170 क्या है, ये है देखो 170 ग्राम ऑफ वाटर, ये सॉल्वेंट का मास, हाँ सॉल्वेंट का मास है, तो इसको कैलकुलेट करने पर ये निकल आएगा, तो ये होता है यूरिया का मोलिकुलर मास, ये देखो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17
व्हाट इज मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, और एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेस एट, मतलब कि एक सॉल्यूशन है वो इतने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जा रहा है ना, तो अगर उसका कांस्टेंट 3.85 है और बॉइलिंग पॉइंट है 0.712, तो डिटरमाइन द एलिवेशन इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल है। पहले तो देखो ये मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट में, ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। देखो ये क्या बोल रहा है, शी ऑन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 9। तो पहले 9 वाला देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे कि मोल ये क्या होता है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑन एडिंग 1 मोल सॉल्यूशन सोल्यूट टू 1 kg सॉल्वेंट इज मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। मतलब कि 1 मोल सोल्यूट डालने पर कितना डिप्रेशन आ रहा है, 1 केजी सॉल्वेंट में अगर डालेंगे तो कितना डिप्रेशन आ रहा है फ्रीज होने में। ठीक है, ये तो पढ़ लिया था। अब वापस आ जाते हैं। अब क्या करना है कि डिटरमाइन करना है एलिवेशन इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का पहले ये देख लेते हैं। देखो ये फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने, के एफ इंटू मोलालिटी, है ना, और ये बॉइलिंग पॉइंट का भी यही है कि के बी इंटू मोलालिटी। अब इनको क्या करेंगे कि आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1/2, तो ये मोलालिटी इससे कैंसिल हो गई। अब ये बचे ये सब तो इनकी वैल्यूज पुट कर दी हमने। ठीक है, तो ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट 0 x सेकेंड, इसको मिटा देने दो पहले। हाँ, अब TF इज इक्वल टू 0 माइनस 0.385। 0.385 कहाँ से आया है भैया, ये यहाँ से आया है, एन इक्वल सॉल्यूशन फ्रीजेस एट। तो ये सॉल्यूशन है। ये देखो कि देखो अब इसमें है ना, पहले तो हम डेल्टा की ये वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल्टा मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है, तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे जो प्योर था वो फ्रीज हो रहा था, और अब कितना चेंज आ रहा है, तो प्योर माइनस, इसको करते हैं, ये फॉर्मूला है ना हमारा, कि पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं, और माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमको फ्रीजेस, मतलब कि ये फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो 0 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस के साइन आएंगे। देखो क्यों, क्योंकि 0 माइनस, ये माइनस तो फॉर्मूले का है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है ना, ये अलग से आएगा यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0.385। ठीक है, ये वैल्यू निकल गई हमारे पास इसकी। ठीक है, तो अब हम इसको इसमें पुट करेंगे, है ना, तो ये देखो 0.385 बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है 3.85, तो ये देखो 3.85 लिख दिया, और के बी क्या दिया हुआ है हमको 0.712, तो 0.712 लिख दिया। ठीक, अब इनको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो करना वो करो, तो ये घूम फिर के ये आ जाना है। ठीक है, अब 18 पर चलते हैं कि इन सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर मेनी इम्प्योरिटीज आर फाउंड इंक्लूडिंग क्लोरोफॉर्म विच आर कार्किनोजेनिक, कार्किनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक बोलते होंगे। तो द लेवल ऑफ दिस इम्प्योरिटीज, है ना, वास 15 ppm अकॉर्डिंग टू मास। तो इसमें शो क्या करना है, पहले तो मास परसेंटेज बताना है इसकी। ठीक है, इम्प्योरिटी की, तो पहले ये देख लेते हैं कि मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो मास ऑफ CL, ठीक है, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, अगर हमको मास परसेंटेज निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं कि सोल्यूट का मास ले लेते हैं, अपन में सॉल्यूशन का मास ले लेते हैं। ठीक है, और इनटू में 100 लगा देते हैं, तो बस है ना, वो पोल्यूशन जो है, इम्प्योरिटीज जो है, उनको आप सोल्यूट मान सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला ये CH ClCl3 है, और ये कितना दिया हुआ है हमको 15 ppm। ठीक है, 15 ppm। तो ये देखो कि ppm का मतलब क्या होता है, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो पहले इसको देखते फिर समझाता हूँ मैं कि मास परसेंटेज, ये देखो मास, और ये फॉर्मूला हो गया, फिर 15 इंटू 100, 15 इंटू 100,
बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये देखो 15 पार्ट्स पर मिलियन है ना, तो मिलियन कितना होता है 10⁶ होता है, ठीक है। तो इसको हम ये मान सकते हैं कि इतने पार्ट में ये इतने प्रेजेंट हैं, 15 प्रेजेंट है ये, ठीक है, 15 पार्ट्स प्रेजेंट है। तो इसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोल सकते हैं, सोल्यूट बोल सकते हैं। तो देखो उन्होंने वही किया कि मास ऑफ Cl3 को 15 कर दिया है और ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है उसको कर दिया है 10⁶, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि एक मिलियन पार्ट में 15 इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। एक मिलियन के आप ये मान सकते हो, वॉल्यूम मान सकते हो, 1 मिलियन का सरफेस या कुछ भी मान सकते हो। मतलब कि हाँ, एक एक मिलियन अगर ये है एटम्स है, उसमें से 15 एटम इम्प्योरिटीज भी है, बस वही। तो ये सॉल्यूशन मान लिया 10⁶ का, तो इज इक्वल टू ये निकल आया, ठीक। अब फर्स्ट वाला हो गया, मास परसेंटेज निकल आया हमारा। अब क्या होगा, फाइंड द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द सैंपल ऑफ वाटर। अब मोलालिटी निकालनी है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ Cl3 और मोलर मास ऑफ Cl3 इंटू मास ऑफ वाटर। देखो इन्होंने क्या गड़बड़ की है भैया, कि मोलालिटी निकालनी है हमको, ठीक है। तो इन्होंने मास ऑफ, हाँ सीधी सी बात है, ये मोल्स निकाले इन्होंने मोल्स पता करने के लिए, ठीक है। मास बाय मोलिकुलर मास इज इक्वल टू मोल्स, और मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू, हाँ, तो मोल्स है इनटू 1000 बाय मास ऑफ वाटर, या फिर सॉल्वेंट बोल सकते हो। तो बस यही पुट कर देना है कि मास ऑफ CH3 क्या था, ये था, और मोलिकुलर मास ऑफ CH3 क्या है, हम इसको जोड़ सकते हैं कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, फिर ओ क्लोरीन 3 है ना, और हाइड्रोजन 1 है, और कार्बन भी 1 है, तो ये जोड़ घटा के ये आ जाएगा सब। और इंटू 10⁶ ये क्या है, मास ऑफ वाटर है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो ये निकल आएगी हमारी मोलालिटी, ठीक है। अब 19 वाला, फाइंड मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर H2O। हाँ इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है, ये 2020 का में भी आया था। तो मोलालिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना। नंबर ऑफ मोल इन 1 kg वाटर, तो 1 kg वाटर में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे ये पता करना है। सबसे पहले क्या कर दिया, वेट ऑफ ये डाल दिया हमने कि 1 kg या 1000 ग्राम ले लिया हमने, क्या वाटर ले लिया, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो वेट अपॉन मोलिकुलर मास, तो वेट हो गया ये 1000 ग्राम, और ये इसका मोलिकुलर मास, तो इसको ये करने मामला करने पे ये आएगा 15.55 आएगा। अब ये तो मोल से निकले हुए, ठीक है। अब मोलालिटी निकालनी है ऑफ प्योर वाटर, तो ये तो हो गया हमारा, नंबर ऑफ मोल्स निकल आया, और अपॉन में 1 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 1000 ग्राम है वाटर का। अब इसकी डेंसिटी, क्योंकि वाटर की 1 होती है, ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू 1। देखो डेंसिटी मतलब कि, हाँ डेंसिटी 1 होगी कब, अगर 1000, हाँ 1000 ग्राम हुआ, है ना, और हमको अगर वॉल्यूम पता करनी है, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगी, V इज इक्वल टू 1000/1, क्योंकि इसकी डेंसिटी 1 होती है ना। तो अगर इसके है ना, मतलब कि वेट 1 ग्राम होगा, तो इसका वॉल्यूम भी 1 लीटर का होगा, वो 1 ml का होगा, सॉरी, हाँ 1 ग्राम का 1 ml बनता है वाटर का। तो बस इसीलिए कि अगर हमने यहाँ पर 1000 पुट किया है, तो यहाँ पे 1 लीटर ऑफ ये हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, तो बस घूम फिर के यही आएगा 55.55, ठीक है। तो इतना याद रख लेना प्रोसेस, ठीक। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस इन ब्रीफ बर्कली एंड हार्टलीज मेथड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट विद डायग्राम एंड गिव इट्स एडवांटेजेस।
ये बर्कली और हार्टली की मेथड बतानी है, ऑस्मोसिस प्रेशर मेजर करने की, और डायग्राम बताना और एडवांटेजेस। या फिर दूसरे ऐसे टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होता है, ठीक है। डायग्राम बनाओ, बर्कली और हार्टली मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों एक ही है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, तो इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टेशनरी प्रेशर। क्या है, यह हाइड्रोस्टेशनरी प्रेशर ही होगी, हाँ। तो विच इज प्रोड्यूस्ड ऑन सेपरेटिंग सॉल्यूशन फ्रॉम सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है कि एक मतलब कि प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर है, अच्छा होगा, हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर है, ठीक। अब विच इज प्रोड्यूस्ड ऑन सेपरेटिंग, मतलब कि ये क्या होता है कि अगर यहाँ ये कब जनरेट होता है, जब यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखेंगे और एक तरफ प्योर सॉल्वेंट होगा, है ना, और एक तरफ सॉल्यूशन होगा जिसमें सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करेगा सोल्यूट के, ठीक है। तो ये इधर मूव करने लग जाएगा ताकि ये लेवल में आ जाए। तो अब इसको रोकने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे हम, ताकि मामला बिगड़ ना जाए। तो ये क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ता है हमको। तो बस वही है कि कब जनरेट होता है, जब हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखे और इधर की मतलब कि किसी एक साइड सोल्यूट रखे और किसी एक साइड सॉल्वेंट रखे, मतलब एक साइड सॉल्यूशन रखे और एक साइड सॉल्वेंट रखे, या फिर हाई लो कंसंट्रेशन पे रखेंगे तो भी मूव कर जाएगा ये इधर से उधर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, ये ऐसे जनरेट होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये सॉल्वेंट को सॉल्यूशन की तरफ मूव करने से रोकता है, तब जनरेट होगा, ठीक है, ऐसी कंडीशन बनेगी तब। अब आते हैं बर्कले और हार्टलेस मेथड कि इन दिस मेथड थिन मेम्ब्रेन ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। ये याद रखना कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काय की बनती है, कॉपर फेरोसाइनाइड की। ये एमसीक्यू में भी आया था, अभी पिछले पार्ट में देख लेना आपने, फर्स्ट पार्ट में। तो ठीक है, तो ये होगा कॉपर फेरोसाइनाइड is deposited on the pores of a porous container by electrolytic method. It acts as semi permeable membrane. ये देखो, ये कॉपर फेरोसाइनाइड है ना, ये इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं प्रेजेंट है, तो ये है ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसे काम करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करा है इन्होंने कि ये रिएक्शन करवाई कि 2CuSO4 प्लस K4 इज ब्रैकेट में FeCN6, तो गिव्स आउट क्या निकल के आया उधर से, Cu2 FeCN6 प्लस 2K2SO4, मतलब कि ये क्या हो गया है भाई, ये 2Cu इधर चले गया है ना, और 2Cu इधर चले गया है, और ये पूरा का पूरा उठ के इधर चले गया है ना। अब और बचा क्या क्या, तो 2K2 हो गया यहाँ पे, और SO4 हो गई बैलेंस। हाँ, तो अब दिस पोरस कंटेनर इज फिटेड इन, इसको तो याद कर लेना, ये वाली इक्वेशन को छापने में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे जरा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी आंसर की, और क्या। तो हाँ, अब देखो, ये पोरस कंटेनर इज फिटेड इन अ सिलेंड्रिकल मेटल वेसल, ठीक है। ये जो एक पोरस कंटेनर है जिसमें कि मतलब कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके आइट साइड लगी हुई, है ना। तो उसके अंदर इन्होंने क्या करा, एक तो प्योर वाटर भर दिया और उसको किसके अंदर रख दिया, एक सिलेंड्रिकल स्टील मेटल वेसल के अंदर रख दिया, ठीक है। तो जिस सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज टू बी डिटरमाइंड, और उस वेसल में क्या भरते हैं, ये देखो, सबसे पहले तो ये है ना आपकी पोरस मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे पोरस मेम्ब्रेन्स हैं, इसके अंदर क्या है ना, ये प्योर वाटर है इसके अंदर, ठीक। अब ये आइट साइड क्या है, आइट साइड वो है जिसका हमें जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसका हमें ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। तो बस वो पुट कर दो जिसका हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पता करना है ना। अब इसकी प्रोसेस देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले ये देख लो कि प्रेशर पिस्टन, ठीक है, यहाँ से प्रेशर पहले लगाएंगे, है ना, और यहाँ से प्रेशर बताएगा कि कितने एटीएम प्रेशर लगा रहे हैं हम। अब ये वाटर रिजर्वोयर है ये, ठीक है, यहाँ से पानी का लेवल मतलब कि बराबर रहेगा,
अब ये है एक स्टील का वेसल है, कंटेनर, मतलब कि पूरा का पूरा, है ना। और क्या है, हाँ ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स है। बस अब आगे देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो फिटेड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल, देखो, is to be determined, fitted in cylindrical vessel. अब piston and pressure measuring instrument are also fitted in the vessel। ये देखो, ये पिस्टन भी फिट कर दिया गया है और ये मेजरिंग डिवाइस भी फिट कर दिया गया है इन द वेसल। अब इनिशियल स्टेट ऑफ वाटर इज नोटेड फ्रॉम थिन ट्यूब ऑन स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट। ये देखो, ये यहाँ से मेजर कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना पानी है इसके अंदर, मतलब टोटल अगर कम होगा तो यहाँ से भी कम होगा, ठीक है। तो इसका पहले ये मेजर कर लिया शुरुआत में, अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई, जैसे ही मतलब कि रखा वैसे ही मेजर कर लिया इन्होंने, ठीक। और क्या हुआ कि वाटर लेवल डिक्रीजेस व्हेन ऑस्मोसिस स्टार्ट्स एंड वाटर फ्रॉम पोरस कंटेनर मूव्स टू द सॉल्यूशन। ये देखो, अब ये प्योर वाटर, ये सॉल्यूशन मतलब कि रंग दिखाने लग जाएगा प्योर वाटर, ये बाहर जाने लग जाएगा सॉल्यूशन की तरफ, ये बाहर खेलने लग जाएगा, ठीक है। इसको जहाँ सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा दिखेंगे, हाई कंसंट्रेशन है या सोल्यूट का, है ना, और यहाँ पे सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है मतलब वाटर है, तो ये बाहर मूव करने लगेगा। तो ये देखो वाटर लेवल कम होता जाएगा, ये यहाँ से कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो नाउ सॉल्यूशन इज प्रेस्ड बाय पंप। अब सॉल्यूशन है ना, और टू मेंटेन द वाटर लेवल इन थिन ट्यूब टू इनिशियल लेवल। अब क्या करा इन्होंने कि यहाँ से इतना प्रेशर डाला, यहाँ से मतलब कि समझ लो कि यहाँ तक हुआ, थोड़ी देर बाद यहाँ तक इतना पानी कम हो गया, ये इधर उधर चले गया, ठीक है। पर अब इन्होंने प्रेशर अप्लाई करना चालू किया, ठीक है, प्रेशर अप्लाई किया, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर टाइट होगा, तो प्रेशर होगा तो यहाँ इसके अंदर वापस पानी के पार्टिकल्स जाने लग गए, और सिर्फ वो वाटर सोल्वेंट ही जा पाएगा क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इधर सोल्यूट आ नहीं सकता, तो वाटर जाएगा यहाँ पे तो वापस इकट्ठा हो जाएगा। तो इसको तब तक करेंगे जब तक यहाँ तक वापस लेवल रीच ना हो जाए इसकी इनिशियल स्टेट तक, ठीक है। अब नाउ solution is pressed by a pump to maintain the water level in thin tube or to initial state, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि इतना पंप करेंगे कि यहाँ जो डिक्रीज हो गया था लेवल, ठीक है, तो यहाँ से पंप होगा, तो यहाँ से वाटर अंदर होगा और यहाँ से बढ़ता बढ़ता इनिशियल स्टेट तक पहुँचाना है, ठीक है। अब एट प्रेजेंट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पंप इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब ये जो प्रेशर जितना लग रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इनिशियल प्रेशर स्टेट तक पहुँचा दिया उसने। तो क्या होगा कि द प्रेशर मेजर्ड बाय प्रेशर गोज कुछ भी, और इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो जितना प्रेशर लगेगा तो यहाँ से रीडिंग मिलेगी कुछ, ये जिसे यहाँ पे निकल आई ये, तो ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर निकल आया, बस यही था ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब एडवांटेजेस क्या है इसके, ठीक है, तो लेस टाइम इज टेकन इन मेजरिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब कि कम समय में पता लग जाता है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम गेट्स स्टेब्लिश्ड इजीली, अब आसानी से हम एक प्रेशर पर, मतलब कि जब भी पानी डालेंगे तब ये प्रेशर लगा देंगे यहाँ तक का इस पे, है ना, और छोड़ देंगे तो ये बस वैसा का वैसा रहेगा, इधर उधर इसके वाटर के पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, ये एडवांटेज है। अब concentration of solution is not change, hence correct result is obtained, ठीक है। और सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो भी चेंज नहीं हुआ है, और मतलब कि क्या हुआ है कि एक करेक्ट वैल्यू हमको मेजर कर लिया हमने, ठीक है। अब for semi permeable membrane remains safe as no excess pressure is exerted on it, मतलब कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो सुरक्षित रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ताला बना देता हूँ मैं, ये ताला इसको ताला नहीं बोलते, हाँ, सुरक्षित रहेगी। तो मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब टूटे करेगी नहीं वो, ठीक है। अब फिफ्थ वाला ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मे बी मेजर्ड। अब जिसके पास हाई ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है जिन सॉल्यूशंस पर, उसका प्रेशर भी निकल जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पर आते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, ये सब इनकी सब उनकी बतानी। और ये देखो, ये भाई 2019 में भी आया और 19-20, ये दो बार क्यों लिख दिया, 2019 में भी आया, 2020 में भी आया है। ये हो सकता है कि मोलालिटी तो 2019 में ही हो
और ये मोलारिटी जो है ये दोनों में आई। हाँ ये तो मेन है, इनको याद करना ही है। ठीक, तो नॉर्मलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ये पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, पूरा चैप्टर एक बार पढ़ के देखना। ये तो मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, तो इसमें मैं फटाफट पढ़वा दूंगा। तो नॉर्मलिटी क्या होता है कि वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब जहाँ की ये है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, W मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ये इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और वॉल्यूम है सॉल्यूशन इन ml, ये सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1000 लिख दिया है। ठीक है, अब मोलालिटी क्या होती है, बहुत सिंपल है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट इन इज कॉल्ड मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी वही है भाई, अगर ग्राम में दिया होगा, ये ग्राम में होगा तो अपॉन में मतलब कि 1000 लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, वेट अपॉन मोलिकुलर मास, और अपॉन में क्या हो गया, ये हो गया वेट। ठीक है, सॉल्वेंट का वेट है ये, सॉल्यूशन का नहीं। हाँ, ये देखो ये वही बता रहा है। अब पीपीएम क्या होता है, पीपीएम मतलब कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 10 लाख, है ना, 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ये देखो ये अभी थोड़ी देर पहले आया था ना 15 पीपीएम वाला, ये यही है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, मतलब कि 15 पीपीएम मतलब कि 15 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है कितने, 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन में, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन पीपीएम। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ये होता है सिंपल, मास परसेंटेज निकालते हैं ना, वैसे ही निकालते हैं, बस यहाँ पे 100 की जगह 10⁶ लगा देते हैं। ये देखो ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट, छोटा w, और बड़ा W मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलारिटी, ये भी सिंपल, नंबर ऑफ ग्राम मोल of solute dissolved in 1 liter of solution is called molarity of solution। ये वही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सीधी बात है, ये ग्राम मोल पता नहीं क्यों लगा दिया। तो ये क्या होगा, देखो ये मोल्स हो जाएंगे और ये वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट और मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये में। ठीक, अब क्या है, अब है 5वें नंबर पे हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का आपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 6 में देख लिया है, चलो एक और बार देख लेते हैं शॉर्ट आंसर ना, एक मिनट, हाँ ये रहा हेनरी लॉ। ठीक है, तो ये हेनरी लॉ क्या होता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, जितना प्रेशर लगाओगे उतना सोल्यूबल होगी गैस, बस ये है हेनरी लॉ, और इसका ये है फॉर्मूला या फिर इक्वेशन मान लो कि P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, जहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट है के एच। ठीक है, अब वापस चलते हैं वहां पे। हाँ, ये देखो पढ़ लिया ना कि प्रेशर ऑन गैस मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी या मोल्स। अब फॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मतलब कि 3 चीजें है ना इसमें, एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट को W लिख देते हैं एक बार अपन। ठीक है, इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो ये आपको दिया हुआ रहेगा तो ये निकल जाएगा, या फिर ये दिया हुआ रहेगा तो ये निकल जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मेलिटी यही है, बस इतना ही है, इसका कुछ खास रोल नहीं है, ये आती भी नहीं है, ज्यादा पूछी भी नहीं जाती। हाँ देखो ये अभी कुछ किसी पेपर में नहीं पूछी गई अभी, पर कर लेना हल्का फुल्का सा। हाँ,
अब मोल फ्रैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट टू द नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें क्या बताया है कि रेशियो निकालना है हमको मोल्स ऑफ सोल्यूट का। अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखेंगे और यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट लिखेंगे, जिस मतलब कि मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही है। अगर हमको यहाँ पर सोलवेंट का निकालना होगा ना, तो यहाँ पर N2 अपॉन में N1 प्लस N2 लिख देंगे। ठीक है। अब आते हैं थर्ड। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? एक मिनट। हाँ, what do you understand by elevation of boiling point and molar elevation constant? With the help of this constant, how can you find molecular mass of non-volatile solute? ये देखो, ये 7th और 8th में दिया हुआ है। क्या देखना है हमको? एक तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखना है और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट देखना है। ठीक है, तो कहाँ पे बता रहा है ये? 7th और 8th क्वेश्चन नंबर पर। ये देखो, पहले देखते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है? ऑन एडिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। मतलब कि 1 kg जो सॉल्वेंट है, 1 किलो सॉल्वेंट, 1 किलो पानी लिया, अगर उसमें 1 मोल आपने शक्कर डाल दी, ठीक है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आएगा पहले से लेके और जो बाद में आपने मिक्स किया, तो दोनों में कितना फर्क आएगा, बस वो रहता है आपका मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वही होता है कि मतलब कि पहले का टेम्परेचर माइनस बाद का टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं बॉइलिंग, मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कितनी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो अब चलते हैं, हो क्या देखते हैं। ये यहाँ पे थे, खत्म। अब बाद में करेंगे थर्ड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, गुड बाय।